हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रही थी। सॉरी फॉर इट। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या? नया बुक शुरू करेंगे और ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सेक्शन ही पूरा दूसरा हो जाता है। इसके लिए एक सेपरेट बुक ही है और इस टॉपिक से हमारा 20 मार्क्स का सवाल आता है। ये सेक्शन पार्ट बी का होता है और इस सेक्शन से क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है एग्जामिनेशन में। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेजर भी नहीं बनाना होगा। कहीं वर्किंग नोट के रूप में आपको यहाँ पे लेजर बनाना हो सकता है, तो लेजर जर्नल से इस सेक्शन में आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट्स रिलेट करता है कंपनीज का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो प्रिपेयर करते हैं बेटा जी, इट इज प्रिपेयर्ड as per section 2 subsection 40 of the Companies Act 2013। इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नॉर्मली चार्जेस पढ़ेंगे। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। और यही हम प्रिपेयर करते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे कंपनी को, उसको एनालाइज करने के लिए पढ़ेंगे। तीसरा जो हमको पढ़ना है वो है अकाउंटिंग रेशियोज। और लास्ट जो पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये दोनों जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, लेकिन इन दोनों का जो बेस है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अगर ये आपका अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर है, तो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बेस्ड ही है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं कंपनीज का, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या क्या आइटम्स आता है। अगर ये समझ गए अच्छे से तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं वो ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला जो हम इसमें प्रिपेयर करेंगे वो है बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज। दूसरा जो हम प्रिपेयर करते हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनीज। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो कंपनीज की ही कर रहे हैं। थर्ड जो हम प्रिपेयर करते हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट
Next, we prepare statement of changes in equity. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे बनाना है कि नहीं बनाना है. मेनली आपको 3 ये टॉपिक तो अच्छे से समझना ही समझना, और इससे रिलेटेड आपका सवाल रहेगा ही रहेगा. और जो एक्सप्लेनेटरी नोट, अब बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन सबको बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है. उसी फॉर्मेट के अनुसार हमको उसको प्रिपेयर करना होता है. बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो हम प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. दोनों शेड्यूल 3 के अनुसार ही बनाते हैं. बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज पर पार्ट 2. ये याद रखना होगा. ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है आपका. क्या क्या आइटम हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? दीज आर दी 5 आइटम्स. इसको भी आप 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट मानिए. ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी. अभी तक हम जो भी बैलेंस शीट बनाते आए थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे, चाहे सोल ट्रेडर का हो जो 11th में हमने सीखा था, या पार्टनरशिप फर्म का हो जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं. अब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म कैसा होता है मैम? अब देखिए, अभी तक आप बैलेंस शीट कैसे बना रहे थे? 20 से हम डिवाइड कर देते थे पेज को. दिस इज द बैलेंस शीट as at 31st मार्च, क्योंकि साल के अंत में बनाते हैं. और इस साइड हम क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स. हमारा बैलेंस शीट कैसे चल रहा है? लेफ्ट टू राइट, इजंट इट? तो दिस वाज हॉरिजॉन्टल फॉर्म, या टी शेप में बनाते थे. तो ये बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट हो गया. यहां हम लायबिलिटी में लिखते थे कैपिटल, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, and then current liabilities. सारा एसेट्स मेरा यहां आता था. यहां नॉन करेंट एसेट्स एंड देन करेंट एसेट्स, isn't it? अब नॉन करेंट एसेट्स में ही फिक्स एसेट्स एंड सो ऑन. यहां पे हम दोनों साइड का टोटल करके अपना बैलेंस शीट कंप्लीट कर देते थे. लेकिन कंपनीज एक्ट बोला कि हम तो ये फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे, हमारा अपना अलग फॉर्मेट होगा. हम तो एक्ट है, हम अपने एक्ट के अनुसार, नया फॉर्मेट के अनुसार ही बनाएंगे. तो उसने ये जो एसेट्स है यहां से कैंसिल करके इसको यहां नीचे ले आया लायबिलिटीज के, और सारा एसेट सब राइट साइड ना लिख करके लायबिलिटीज के नीचे लिखेंगे. ब्रेकअप ऐसा ही है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स.
जो फिगर हम राइट साइड में लिखते थे अब नीचे आ गया, यानी कि अब जो आइटम्स मूव होगा टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल ऑर्डर में। पहले हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में चल रहा था, अब कंपनीज बोला कि नहीं भैया हमारा तो अपना स्टेटस अलग है, हम नए फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे और लेफ्ट टू राइट ना करके हमारा सारा फिगर टॉप टू बॉटम आ जाएगा। जो लायबिलिटीज का टोटल वही हमारा सारा एसेट्स का टोटल होगा। तो दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज एट, जिस डेट को बना रहे हैं वो आपका डेट होगा। बैलेंस शीट का 4 कॉलम होगा, इसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। दिस इज नोट नंबर। नोट नंबर क्या होता है मैम? अब बेटा जी यहाँ पे कैपिटल होगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो उसका सारा हम आइटम यहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिख पाएंगे, उसका हमको शेड्यूल बनाना पड़ता है नीचे, जिसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। और उसी नोट्स टू अकाउंट्स में डिफरेंट शेड्यूल प्रिपेयर करके सिंगल फिगर हम इस बैलेंस शीट में लिखते हैं। जैसे आपका नॉन करंट लायबिलिटीज में बहुत सारा लायबिलिटीज है, सबका वर्किंग हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं और सिंगल फिगर जो टोटल करके लाएंगे उसको हम इस बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसी का यहाँ पे रेफरेंस देंगे। दिस कॉलम करंट ईयर का फिगर लिखेंगे और ये प्रीवियस ईयर का फिगर, 2 साल का फिगर मैम। हाँ बेटा जी, कंपनी के केस में हम 2 साल का फिगर लिखते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे परफॉर्मेंस। आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? दिस इज द एंड प्रोडक्ट या रिपोर्ट कार्ड ऑफ द बिजनेस। आप फाइनल एग्जाम देते हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है आपका रिपोर्ट कार्ड देख करके। तो कंपनी के रिपोर्ट कार्ड में मेनली 2 आइटम आता है, एक बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बैलेंस शीट से हमको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या क्या एसेट्स है उसके पास, क्या क्या लायबिलिटीज है, कितना लेना है, कितना देना है। बैलेंस शीट होता क्या है? ये तो एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द वेल्थ ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट क्या होता है? ये हमारे वेल्थ को बताता है। वेल्थ बोले तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यही तो बताता है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। इसलिए यहाँ पे 2 साल के फिगर को शो करते हैं ताकि आसानी से हम कंपेयर कर सके। इसमें जो सबसे पहला नंबर 1 पे आता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सब कुछ कैपिटल में। इसके अंदर सबसे पहला जो आइटम आएगा वो है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? देखिए बेटा जी, किसी भी बिजनेस में 2 तरह की लायबिलिटीज होती है। पहला इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो किसी बाहर वाले को पेमेंट करना है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, उसको पेमेंट किया, किसी फ्रेंड से लोन लिया, उसको पेमेंट करना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, उसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर से उधार आपने गुड्स परचेज किया, उसको पेमेंट करना है, सैलरी बकाया है स्टाफ का, उसका पेमेंट करना है। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बिजनेस के लिए सारा लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। दूसरा होता है इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि वो लायबिलिटी जो बिजनेस की बनती है टुवर्ड्स दी ओनर, क्योंकि बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग पर्सन होते हैं एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट।
तो बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो जो भी कुछ बिजनेस को पेमेंट करना है टू दी ओनर ऑफ द कंपनी, इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अब बिजनेस कंपनी जो है इसका ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। जो बिजनेस का शेयर्स परचेज किया है, यानी कि बिजनेस का कुछ हिस्सा परचेज किया है, शेयर्स खरीद करके बिजनेस का, कंपनी का, उसी को हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं और वही कंपनीज के ओनर होते हैं। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स होते हैं, सोल ट्रेडर के शिप में सोल ट्रेडर ओनर होता है। तो जो शेयर होल्डर्स का पैसा बिजनेस में लगा है उसको हम इसी हेडिंग में शो करते हैं एज शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आइटम्स आता है नेक्स्ट क्लास में। फिर दूसरा आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और तीसरा आ जाता है करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे टोटल हो जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट पार्ट तो हमारा लायबिलिटीज का कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमारा आता है एसेट्स, और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, और नंबर 2 करंट एसेट्स। अब मैम ये करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। नॉर्मली वी ऑल नो कि जो लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हमको नहीं देखना है करंट लायबिलिटीज के लिए। पहला क्राइटेरिया आपको देखना है 12 मंथ्स, और दूसरा क्राइटेरिया देखना है ऑपरेटिंग साइकिल का। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कोई भी बिजनेस जब हम इमेजिन करते हैं तो शुरू ही होगा यहाँ पे जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं इनटू द बिजनेस। अब ये बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किए उसको फिर हम यूज करते हैं फॉर परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने में, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, फिर गुड्स मार्केट में सेल होगा, कैश सेल होगा, क्रेडिट सेल होगा। क्रेडिट सेल हुआ है तो जो जैसे ही हम डेटर से पैसा रिकवर कर लेते हैं, ये मेरा साइकिल खत्म हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी इन द बिजनेस कन्वर्ट करते हैं गुड्स में, सेल करते हैं, और जो पैसा हमारे पास आ जाता है इसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अब ये बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल का भी हो सकता है, 12 महीने इससे ज्यादा, यानी 13, 14, 15, 16 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो दूसरा क्राइटेरिया हमको ऑपरेटिंग साइकिल का देखना है। कोई भी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट 12 मंथ्स के अंदर कर देना है तो वो तो करंट लायबिलिटीज होगा ही होगा। साथ में हमको ये भी चेक करना होगा, अगर करंट लायबिलिटीज का पेमेंट पीरियड 12 महीने से ज्यादा का हो रहा है तो आपको फिर क्या चेक करना है बेटा जी? ऑपरेटिंग साइकिल। मैम क्लियर नहीं हो रहा है, एक एग्जांपल से समझाइए ना। ठीक है, लीजिए एग्जांपल। पहला कॉलम में पेमेंट पीरियड और दूसरा कॉलम में ऑपरेटिंग साइकिल। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिए हमारा पेमेंट पीरियड आ रहा है 9 मंथ्स का। जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट का बनाने का डेट हम अज्यूम कर लें 31 मार्च।
2023। तो 31 मार्च 2023 से हमारा जो अकाउंट्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 1 अप्रैल से हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। उस फाइनेंशियल ईयर में अगर विद इन 9 मंथ्स कोई लायबिलिटीज का आपको पेमेंट करना है तो ये क्लियरली हमारा करंट लायबिलिटीज हो गया, भले ही इसका ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीना ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही हम देख लिए कि पेमेंट पीरियड 9 महीना के अंदर कर देना है, ये चीज हम चेक ही नहीं करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 14 महीना या ज्यादा का है, ये हमारा करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। दूसरा देखिए, हमारा सपोज कीजिए पेमेंट पीरियड 14 महीना है। अब रिकॉल कीजिए, ये तो करंट लायबिलिटीज का क्राइटेरिया से बाहर चला गया, क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है? और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल से फॉर इंस्टेंस 12 महीने का था, तो ये 12 महीने से बाहर चला गया ना पेमेंट पीरियड, ना 12 मंथ्स के अंदर है ना ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, दोनों क्राइटेरिया से ये बाहर चला गया। ठीक है, फिर देखिए आपका अगर पेमेंट पीरियड 15 महीने का है और ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, चेक कीजिए ये 12 महीने के अंदर है पेमेंट पीरियड, नहीं, तो अभी इसको करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज में मत क्लासिफाई कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। अब हमारा क्या ऑपरेटिंग साइकिल्स के अंदर के पीरियड का है, ऑपरेटिंग साइकिल तो 18 महीना है और हमारा पेमेंट पीरियड 15 महीने के अंदर ही है, तो यस दिस इज करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर आपको पेमेंट पीरियड आ गया तो ये आपका करंट लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। पेमेंट पीरियड आपका जा रहा है 13 महीना और ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने का। 12 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो ये तो करंट लायबिलिटीज हुआ नहीं। चेक कीजिए ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 महीने का था मैम, तो 10 महीने के अंदर भी नहीं है, इस क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर रहा है, तो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज का, दोनों ही क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तीसरा ले लीजिए, यहाँ 11 महीना पेमेंट पीरियड है और ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है वो है 15 महीना। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का जो पहला क्राइटेरिया है 12 महीना के अंदर ही पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटी हो गया। उस केस में हम ऑपरेटिंग साइकिल को कंसिडर ही नहीं करते हैं जहां पेमेंट पीरियड हमारा विद इन 12 मंथ्स आ जाता है। तो करंट लायबिलिटीज है या नहीं है, इसको कंसिडर करने के लिए आपको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। पहला क्या, पेमेंट्स 12 मंथ्स के अंदर हो रहा है, अगर यस तो ये करंट लायबिलिटीज हो गया, अगर नो तो अभी मत मान लीजिए कि नॉन करंट लायबिलिटीज है, फिर आगे बढ़िए इसको। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, यस तो करंट लायबिलिटीज, नो तो नॉन करंट लायबिलिटीज। बस ये याद रखिए तो हो जाएगा। पेमेंट पीरियड अगर 12 महीने के अंदर है, अगर बोल रहा है हाँ तो क्लियरली है कि वो करंट लायबिलिटीज है ही है, और अगर नहीं तो फिर एक स्टेप और बढ़िए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हो जा रहा है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हो रहा है तो करंट लायबिलिटीज, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट हो रहा है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसी तरह से हम आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आइटम करंट लायबिलिटीज है और कौन सा आइटम नॉन करंट लायबिलिटीज है। ठीक है,
ठीक उसी तरह से करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, यहां हमारा पेमेंट करना होता है। पेमेंट्स को हम यहां पे लेते हैं और यहां पे एसेट्स से हमको बेनिफिट डिराइव होता है। अगर एसेट से हमारा बेनिफिट 12 मंथ्स के अंदर मिल रहा है तो करंट एसेट्स होगा ही होगा, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमको बेनिफिट मिल जा रहा है उस केस में भी वो करंट एसेट्स होगा। लेकिन अगर 12 महीने के बाद बेनिफिट्स मिल रहा है तो चेक कीजिए क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जा रहा है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उसका बेनिफिट मिला उस केस में भी करंट एसेट्स होगा, लेकिन ना वो 12 महीने के अंदर बेनिफिट दे रहा है और ना ही वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बेनिफिट दे रहा है, उस केस में वो नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो करंट लायबिलिटीज के तरह ही हम करंट एसेट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, यही क्वेश्चन पूछ करके। आज हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।